पोटेंशियल एनर्जी। चलो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन काफ़ी हो चुका है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो नाम तो मिलता जुलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा डिफरेंस है कैलकुलेशन वाइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, क्या डिफरेंस है देखो। जैसे हमारे 2 पॉइंट चार्जेस थे Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 की बजाय सपोज हम मान लेते हैं एक Q चार्ज है प्लेस्ड एट पोजीशन O, ओके, और इस Q चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज एट पॉइंट P, at distance r there is a point P and you are told to calculate potential at point P. Then what is the meaning of potential at point P? ठीक है, and on the basis of discussion ये वाला जो केस है potential energy and potential, this is comparable to the case of force and electric field. अगर तुम्हें याद हो काफ़ी इस पर descriptive discussion हुआ था, What is the difference between calculation of force and electric field? कोई बता सकता है? To calculate force we need 2 point charges. What is the force between them? K Q1 Q2 by R square. But डिस्कशन ये था कि अगर 2 point charges नहीं हैं, एक ही है, तो क्या उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? देखो मेरी बात का मतलब समझो क्या है। सपोज एक पॉइंट चार्ज यहाँ है Q1 और दूसरा यहाँ पर है Q2, so we can write force between them 1/4 pi epsilon, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं अगर वैक्यूम है तो, ठीक है। तो कितना फोर्स होता है Q1 Q2 by R, दिस इज द फोर्स R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। इट मीन्स टू identify the significance of Q1 you need another charge, then only you can write the force। जैसे ऐसा बोल सकते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? जब उसके पास दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं। बट सपोज दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या इस वाले बॉडी के चार्ज का कोई मतलब नहीं है? क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? क्या इंडिपेंडेंटली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो इस बात का जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, बट वो नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या यहाँ जो फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल है उसका इम्पोर्टेंस या उसका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है? इसका आंसर है नो। इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपना एक इफ़ेक्ट होगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पर आए या नहीं आए इसका अपना तो कुछ सिग्निफिकेंस है। दैट क्वांटिटी विच आइडेंटिफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते थे? Q1 की बजाय मान लो हमारे पास एक Q चार्ज था जिसको हमने कहा था सोर्स चार्ज, याद है ना? जिसको हमने कहा था सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मीन्स ड्यू टू विच देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोर्स चार्ज का कैलकुलेशन कैसे, सोर्स चार्ज की वजह से जो इफ़ेक्ट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको कैलकुलेट कैसे किया था? इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर हो तो भी इसके फील्ड का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज को यहाँ लाते हैं P पॉइंट पर और देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? Q नॉट बाय R स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड होता 1 कूलम, यानी कि Q से डिवाइड कर दो Q नॉट से, तो कितना आ जाता है? Q बाय R स्क्वायर। चाहे तो इसको 1 कूलम लिखो और चाहे यूनिट चार्ज के लिए कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। सिमिलर टाइप का डिस्कशन यहाँ भी है। पोटेंशियल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस की, देन व्हाट डू वी राइट? K Q1 Q2 बाई R। लेकिन फिर से वही बात है, अगर दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ ना हो तो इस सिंगल चार्ज के लिए हम क्या चीज़ डिफ़ाइन करेंगे? जैसे यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ़ाइन किया, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम क्या डिफ़ाइन करेंगे? तो भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने दूसरे वाले चार्ज को 1 कूलम लिया, इसमें भी हम 1 कूलम ले सकते हैं। और फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल।
at point P due to charge this plus Q। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे था, what is this? Electric field due to source charge Q at point P at distance R। Similarly, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में इसको ले लेते हैं 1 कूलम, देन व्हाट डू वी गेट? K Q बाय R। है तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही, बट अब इसमें दूसरे वाले चार्ज का हमें कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q at point P which is at distance R। Clear? So this is the difference between potential energy and potential. In order to calculate potential energy, you need 2 point charges, and potential energy is of a system of at least 2 point charges, and potential is due to a single source charge। ठीक है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, बट इसमें दूसरा वाला चार्ज यहाँ हो या नहीं हो डजेंट मैटर, इसका अपना पोटेंशियल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, वही जो हमने अभी बात बोली थी उसी को हम डेफिनीशन के जैसा बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज Q, ऐसा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू a charge Q at a point is equal to the work done, in bringing unit positive test charge from infinity to that point। देखो यहाँ जो लिखा है यही हमें कैलकुलेट करना है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? देखो, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज Q एट पॉइंट P, वो जो पॉइंट P दिखाई दे रहा है वहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज दिस क्या होगा? यहाँ लिखा है ना, ये इज इक्वल टू द वर्क डन। विच वर्क? इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आओ यहाँ तक P पॉइंट तक, जितना वर्क होगा उस वर्क को इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, या Q की जगह 1 लिख दो, एक ही बात है। तो इसीलिए हमने लिख दिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, समझ में आया? ये बिल्कुल यूनिटरी लॉ में जैसे करते हैं ना कैलकुलेशन। ठीक है, 10 बिस्किट के पैकेट 100 रुपीज़ के हैं, तो 1 बिस्किट का पैकेट यानी यूनिट का प्राइस क्या होगा? 10 से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ है, यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए कितना वर्क होगा? तो चार्ज से डिवाइड कर दो। ठीक है, वही बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। सपोज़ यहाँ से ला रहे हैं, ये हमारा इन्फिनिटी है। From infinity, a test charge is being brought at which position? P। जहाँ पर भी पोटेंशियल पता करना है वहाँ तक उसको लेकर आना है। ठीक है, then how to calculate work done? Force dot displacement, but in this case force is variable, so to calculate work done due to variable force we have to use integration method। directly force into displacement नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल है क्यों? बिकॉज पॉइंट चार्जेस है ना, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा यानी कि वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फोर्स चेंज होते जाएगा। सो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड? integration of dw, and integration of dw is integration of f dot dx. What is f and dx? At some intermediate position, suppose x, and this is x1, and suppose this is x2. At this point
x1 is suppose at distance x and this source charge is suppose at origin, then P is at x equal to r. We choose an intermediate position that is x equal to x. ये सब किया हुआ है ऑलरेडी पिछले क्लास में, जस्ट फॉर रिवीजन। तो इस पोजीशन में जितना फोर्स था, सपोज वो Fx था, अगर x डिस्टेंस है तो फोर्स कितना होगा, k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से, x इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, P पॉइंट तक, मीन्स x इक्वल टू r तक। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी से इसको x इक्वल टू r तक इंटीग्रेट करना है। एंड इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट समेशन। समेशन में क्या होगा, जो कॉमन क्वांटिटी है यानी जो वेरिएबल नहीं है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या आ जाएगा, k q नॉट, इधर क्या रहेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल कल जो कैलकुलेशन था बिल्कुल वैसा ही है, और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस k q नॉट x। अच्छा, एक माइनस कहीं छूटा है, हाँ देखो क्यों छूटा है, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, फोर्स इज़ रिपल्सिव इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हैं हम लोग dx। तो f एंड dx आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो f डॉट dx बिकम्स f dx cos पाई। तो cos पाई होता है -1, तो यहाँ एक माइनस रहेगा और फिर इंटीग्रेशन से एक माइनस आता है, तो अल्टीमेटली हमारा वर्क डन आएगा पॉजिटिव, k q नॉट बाई एक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, so what is this? This is the work done in bringing the test charge from infinity to P. We can write it like this, W infinity to P, ऐसे लिख देते हैं याद रखने के लिए, W infinity to P। ओके, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q नॉट फ्रॉम infinity to P, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर यूनिट चार्ज, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के लिए कैलकुलेट करना है तो दो तरीके हैं, या तो Q नॉट को 1 कूलम लिख दो या Q नॉट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बुक्स में जैसा लिखा रहता है वैसे ही करेंगे, Q नॉट से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर वर्क डन फॉर, ऐसे नहीं लिखते हैं, वर्क डन फॉर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्क डन हमने ऑलरेडी लिख दिया है। नाउ वी विल राइट पोटेंशियल एट पॉइंट P, देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू P लाने में किया गया वर्क डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसको इन्फिनिटी से P तक ला रहे हैं। तो कितना आ जाएगा Vp, पोटेंशियल एट P, K Q बाय R। दिस इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू सोर्स चार्ज Q एट डिस्टेंस R। क्लियर? तो ये तो हुआ पोटेंशियल। और एक चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से ही पता चल जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये P पॉइंट है, पास में और कोई पॉइंट होता है एक, ठीक है, मान लो 2 पॉइंट्स हैं A और B, यहाँ कहीं A था इधर कहीं B था, उन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस कर देंगे, सिंपल है कैलकुलेशन। ठीक है, देखो कैसे करें। नाउ वी विल डू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O एंड इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B। नाउ यू हैव टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A और B पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस लिखना है। हाउ टू राइट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज दिस इज VA माइनस VB। VB माइनस VA भी हो सकता है, वी डोंट नो दोनों में से बड़ा कौन है,
ठीक है। फिर जो दोनों में से बड़ा होगा अकॉर्डिंगली हम इसको लिख देंगे। तो अभी हम माइनस साइन की बजाय डिफरेंस वाला साइन यूज़ कर लेते हैं। वी डोंट नो विच वन इज़ ग्रेटर, अभी डिस्कशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा विच वन इज़ ग्रेटर। सो हाउ टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हमने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है देन हाउ टू कैलकुलेट, अभी डिस्कशन हुआ जैसे पी पॉइंट था वैसे ही ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अभी तो पढ़ा था जस्ट, क्या करना होगा, इन्फिनिटी से, यस, वर्क डन फॉर व्हाट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, दैट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है। वैसे ही बी पर पोटेंशियल लिखना है तो क्या करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, दैट विल बी पोटेंशियल एट बी। फिर दोनों का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ठीक है। तो वी ए क्या चीज़ होगा, देखो वी ए अगर हम लिखेंगे देन इट विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। करेक्ट, यही जो अभी बोला था उसी को मैथमेटिकली लिखा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी। दोनों का डिफरेंस करें तो क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा वाला वर्क बड़ा होगा। देखो दोनों में से कौन सा वर्क बड़ा होगा, ये वाला या ये वाला, बी वाला बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। ठीक है, जितना और आगे जाएंगे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, फोर्स जैसे जैसे पास जाते हैं फोर्स भी बढ़ जाता है। इट मीन्स ऑब्वियसली वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to b will be greater than that in doing work in bringing test charge from infinity to a। तो ये वाला वर्क बड़ा है, ये वाला वर्क छोटा है, हमें पता चल गया। तो हम लिख देंगे वी बी माइनस वी ए। देखो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए करने से क्या आएगा, क्यू नॉट इज कॉमन इन बोथ द केसेस, वन बाई क्यू नॉट कॉमन। इधर क्या है, इन्फिनिटी टू बी लाने में किया गया वर्क माइनस इन्फिनिटी टू ए लाने में किया गया वर्क। ठीक है। अब इसी बात को डायग्राम से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या किया, इन्फिनिटी से बी लाने में किया गया वर्क, इन्फिनिटी मान लो यहाँ पर है, इन्फिनिटी से बी तक जा रहे हैं और ये यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक हमें वर्क करना पड़ा, कौन सा, ये वाला। ठीक है। और ये कौन सा वर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क, समझ में आया, यहाँ तक का वर्क और यहाँ तक का वर्क। इसमें से इसको माइनस किया तो क्या बच गया, इस वर्क से इस वर्क को माइनस किया तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क बच गया। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। आ गई बात समझ में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के वर्क में से यहाँ तक का वर्क तो माइनस कर दिया, तो बचा क्या, यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क बचा केवल ए से बी जाने का। तो अब देख लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इफ़ वी राइट एज ए स्टेटमेंट, तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, सामने लिखा है जस्ट बोलना है, क्या बोलोगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोलो बी एंड ए इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, या वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग बोल दो, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ गई बात, बहुत इजी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी ए मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। ठीक है। और बी एंड ए ना भी बोलो तो भी चलेगा, क्या बोलोगे, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, क्या बोलोगे, वर्क डन, सॉरी क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ ये भी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन से चार्ज की वजह से आ रहा है, इट बिकम्स अनइम्पॉर्टेंट। इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है जब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
किस डायरेक्शन में है, कितना स्ट्रेंथ है एट एनी पॉइंट, देन इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट कि वो कौन से चार्ज की वजह से आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट डू वी से, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field is equal to the work done in displacing unit charge between those 2 points। जिन पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। क्योंकि हमेशा ए और बी नाम हम लिखें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है, 1 और 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और वो यूनिट और डायमेंशंस तो आराम से हो ही जाते हैं। वर्क डन है और ये क्या है, चार्ज, ये वर्क डन, ये है चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आ जाता है, वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को एसआई सिस्टम में वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट, कैपिटल वी सिंबल लिखते हैं। देखो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न होता है लिखने में, लिखने के तरीके की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल को भी हम लोग वी सिंबल से लिखते हैं और यूनिट में वोल्ट को भी वी से लिखते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, उसको यूज़ करना चाहिए कभी कभी। कॉमन सेंस की बात है क्या, कि अगर यूनिट कहा है और वी लिखा है तो समझ जाना वो वोल्ट है, वो पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। और किसी स्टेटमेंट में अगर किसी ने बोल दिया पोटेंशियल का फार्मूला या एक्सप्रेशन लिखो, तो वहाँ पर भी वी लिखेंगे, वहाँ वोल्ट नहीं होता, वो पोटेंशियल का सिंबल है। समझ में आई बात? जैसे हम यहाँ पे ये जो V लिख रहे हैं ना, ये V वोल्ट नहीं है, ये पोटेंशियल का सिंबल है। और यहाँ अगर V लिखा है, यूनिट के नाम पे V लिखा है, मतलब वो वोल्ट है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्म आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, VB माइनस VA हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, VB लिखेंगे और VA लिखेंगे। VB की वैल्यू क्या होगी, देखो अभी हमने V लिखा था ना, VP लिखा था, पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या लिखा था, KQ/R, ऐसे लिखा था ना। तो अगर हम VB और VA की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, अभी डायग्राम यहाँ बना हुआ था ना, तो R मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो B पॉइंट जो था यहाँ पर, ये अभी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, B पॉइंट यहाँ था, A पॉइंट यहाँ था, ठीक है। तो B पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमारी थी RB और A पॉइंट की डिस्टेंस सोर्स चार्ज से थी मान लो RA, तो ये VB और VA हो जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A कितना आ जाता है, KQ 1 क्या आएगा, 1/RB माइनस 1/RA, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो फार्मूला सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पोटेंशियल पता है क्या चीज़ है तो आराम से तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। और फार्मूला याद रखते समय आएगा। अब देखो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये रहा हमारा सोर्स चार्ज O पॉइंट पर, ठीक है। अभी जो डायग्राम बनाया था उसी को रिपीट कर रहे हैं, A एंड B, ये हमारे 2 पॉइंट्स थे जिनके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, ठीक है। क्या लिखा, VB माइनस VA, बिकॉज VB हैज़ बीन ग्रेटर देन VA। समझ में आया क्यों ग्रेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर हमारा टेस्ट चार्ज है, क्यों नॉट, टेस्ट चार्ज जब तक कहा ना जाए पॉजिटिव ही रहता है, ये भी हमने डिस्कशन किया था। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे पास जाओगे, व्हाट विल हैपन, since the force is proportional to 1/r square, as the distance decreases force becomes stronger। जैसे जैसे पास जाओगे we have to face stronger force, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क मतलब ज़्यादा पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज़ नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन ही तो है पोटेंशियल, और कुछ थोड़ा ही है। तो जैसे जैसे पास जाओगे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब पास जाने से पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और इधर चले जाओ, मान लो यहाँ C पॉइंट पे, और ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, जैसे जैसे पास जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। और इस तरफ अगर आएंगे, B से A की तरफ आएंगे, देन व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल विल गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि इधर अपने आप से पार्टिकल जाता है, हमें वर्क करना नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर सोर्स चार्ज होता नेगेटिव तो क्या होता, इमेजिन करो, इमेजिन, ठीक है,
लिखने पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इमेजिनेशन। अगर सब्जेक्ट तुम्हारे इमेजिनेशन में चला जाता है उसको समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब ऐसे समझ लो उधर से बहुत तेज़ आंधी आ रही है, हवा आ रही है बड़ी तेज़ी से, या मान लो कि नीचे रेत पड़ा हुआ है, पहले हल्का था, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं और मोटा होते जा रहा है रेत, और तुमको दौड़ते हुए उसमें जाना है, तो क्या होगा, पहले हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी, कम वर्क करना पड़ेगा, कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जैसे जैसे पास जाएंगे, ठीक है, और मोटा होते जा रहा है रेत, तुम्हें और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझ में आई बात। अगर नेगेटिव होता इस तरफ, मतलब उस तरफ स्लोप नीचे की तरफ होता, तो क्या अपने आप से चले जाते, हमें वर्क करना नहीं पड़ता। इमेजिन करो ना ऐसे, तुम मान लो कि ये चार्ज है, वो स्लोप है अप या डाउन, अगर पॉजिटिव है मतलब अप जाना है, नेगेटिव है मतलब नीचे जाना है, और ये टेस्ट चार्ज तुम हो, तो इमेजिन कर लो क्या होगा अगर नेगेटिव यहाँ पर होता, तो विच पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल, बी और ए विल बी एट हायर पोटेंशियल, जहाँ हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अगर ये नेगेटिव होगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इट विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, तो हमें ए से बी जाने में वर्क करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, वर्क ऑब्टेन्ड होगा। इट मीन्स इन दिस केस इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन वी बी इज लेस देन वी ए। आ गई बात समझ में। इमेजिन करके देख लो, अभी बोला था ना, नेगेटिव सोर्स चार्ज मीन्स स्लोप डाउनवर्ड्स, पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड, तो जैसे जैसे पास जाओगे पॉजिटिव के केस में पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव है मतलब पास जाओगे तो और आसानी से जाओगे, मीन्स तुम्हारा वर्क डन कम होगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा चलो इसी बात को और आगे बढ़ा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अभी तो यहाँ सोर्स चार्ज था, हमें पता है कि अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में होता है, और अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये हमने ऐसे बता दिया क्योंकि सोर्स चार्ज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता है। सपोज सोर्स चार्ज नहीं था, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, तो उस केस में क्या हम पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। देखो बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ हमने क्या किया, सोर्स चार्ज को छुपा दिया है। सपोज दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइन्स, कैन एनीबडी आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं होता है कि ईजी चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो, ईजी भी इंपॉर्टेंट होता है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइन्स, सब हाँ बोलो, यूनिफॉर्म, गुड, uniform electric field is represented by parallel equidistant line. And what is the meaning of uniform electric field? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, एक जैसा। स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सारे बच्चे एक जैसा ड्रेस पहनेंगे, दैट इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बोथ हैव टू बी द सेम, देन ओनली वी विल से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। अगर ऐसा होता कोई, इज इट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, डायरेक्शन सभी जगह सेम है, यहाँ पर एक पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट लो, एवरीवेयर डायरेक्शन इज सेम, बट मैग्नीट्यूड और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफरेंट। यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर मीडियम वैल्यू है इससे और इससे, ठीक है। तो ये पढ़ना जाके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिलेगा। सो दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा। अब इसके अंदर सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स A and B. Now tell me which point will be at higher potential, किस पॉइंट पर हायर पोटेंशियल होगा। यस, ऑनलाइन में भी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जानवी, यस, करेक्ट आंसर। So this is a uniform electric field, we have 2 points A and B. Source charge is not visible, वो होगा कहीं,
इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, सोर्स चार्ज ना भी दिखाई दे रहा हो डजेंट मैटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, क्या फार्मूला रहता है, याद है ना, ये सब डिस्कशन हो गया है भाई, ठीक है। तो विच पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल, ए और बी? बी विल बी एट हायर पोटेंशियल। कैसे पता चला, कैसे पता चला? आकाशवाणी हुई, हाँ, अंतरात्मा की आवाज़ थी, फिर कैसे पता चला? साइंस, लॉजिक। क्या लॉजिक है? अगर हम एक टेस्ट चार्ज को लेंगे जो कि जनरली पॉजिटिव ही रहता है जब तक कहा ना जाए कि नेगेटिव है, तो अगर हम टेस्ट चार्ज को ए से बी चलाएंगे, ए से बी चलाएंगे इधर से इधर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड लगता है, देखो वेक्टर है ना, ये जो ई का डायरेक्शन होगा वही एफ का डायरेक्शन होगा। ये तो बहुत बेसिक बात है, 11 क्लास वाली थ्योरी है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस क्यू ई हो जाता, ठीक है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, बिकॉज वेक्टर के साथ माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी हम कोई भी डेफिनेशन या कोई जनरल टर्म की बात करते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाटएवर, तो हम उसमें पॉजिटिव ही लेंगे जब तक कहा ना जाएगी नेगेटिव लो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को ए से बी लेके जाना है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स, एंड व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट एनी फोर्स, देन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज या पोटेंशियल विल इंक्रीज, ठीक है। तो ए से बी जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा मीन्स हमारे ये हवा चल रही है ना बहुत ज़ोर से, इधर से आंधी आ रही है और हम इधर से इधर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। इट मीन्स बी इज़ एट हायर पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है, ये डिस्कशन का मतलब है कि हमारे पास सोर्स चार्ज नहीं दिया हुआ है, हिडन है, डजेंट मैटर। इफ़ वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then we can easily find which point is at higher potential, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो इस डायरेक्शन में, तो बताओ कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होता? ए वुड हैव बीन एट हायर पोटेंशियल। सर योर क्लास, हाँ क्लियर है ना। सपोज वी हैव अनदर पॉइंट, यहाँ पर है सी। अब बताओ क्या सी और ए में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज यस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर एट द सेम पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में अगर देखें, उसके रेस्पेक्ट में देखें, ए और सी पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ए से सी जाने में हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी बात की ना स्लोप वाली, ठीक है, स्लोप ऐसे डाउन है या अप है, जब तुम ऐसे चढ़ोगे तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, ऐसे जाओगे तो वर्क ऑब्टेंड होगा। लेकिन तुम स्लोप में ऐसे चल रहे हो, हाइट उतनी ही है, उसी हाइट में इधर उधर चल रहे हो, कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। छत पे इधर उधर टहलने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, नीचे उतरना हो या ऊपर चढ़ना हो, देन यू हैव टू डू वर्क। समझ में आ रही बात? तो ए और सी दोनों सेम पोजीशन पे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समबडी वाज टेलिंग परपेंडिकुलर है, इसलिए योर आंसर इज़ करेक्ट। बट हमने अभी इसका मैथमेटिकल, इस डिस्कशन का मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं देखा है, ठीक है, उसको देखेंगे, देन वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। इन सारी बातों को ऐसे कहानी में बोलना ठीक है, बट मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस साइंस। तो हम लोग इन बातों को मैथमेटिकल व्यू, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उस तरह से भी इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बट रिमेंबर नेक्स्ट क्लास तभी इंटरेस्टिंग लगेगा जब प्रीवियस क्लास वाला टॉपिक तुम्हें याद होगा, ठीक है, अच्छे से